गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे। ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से ली गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। क्या है ग्लोबलाइजेशन? मतलब वैश्वीकरण या विश्व का एकीकरण होना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण होता क्या है। जब विश्व के अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, उनमें वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान हो, आयात निर्यात हो और उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों, उनके बाजार का एकीकरण हो जाए, इस प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पिछले 2-3 दशकों में अधिक से अधिक एमएनसी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एमएनसी जो हैं वो दुनिया भर के स्थानों की तलाश में हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। उद्योगों की अवस्थिति, जब हमने विनिर्माण पाठ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उद्योगों की अवस्थिति के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? वह स्थान जहाँ पर उत्पादन लागत कम हो, वह स्थान उद्योगों को लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो देश विदेश की जितनी भी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं जिन्हें, वो ऐसे देशों की तलाश में रहती हैं जहां उत्पादन सस्ता हो। किसी भी चीज़ का, वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो वो उद्योग लगाएं तो उसकी लागत कम हो। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है। किसी भी कंपनी को फ़ायदा कब होगा? जब उसकी उत्पादन लागत कम होगी और वो उसके लिए बाज़ार असीमित मात्रा में उसको उपलब्ध होगा, उसकी अधिक से अधिक वस्तुएं बिकेंगी, तभी उसको लाभ होता है। तो साथ ही इन देशों के बीच विदेशी व्यापार भी तेज़ी से बढ़ रहा है। विदेशी व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार का अर्थ है वस्तुओं का आयात और निर्यात करना एक दूसरे के देश से। और विदेशी निवेश क्या है? विदेशी निवेश का अर्थ है जब कोई एक देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी और देश में जाकर उद्योग स्थापित करती है, वहाँ पर पूंजी का निवेश करती है, उसे कहते हैं विदेशी निवेश। तो अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम क्या है कि विभिन्न देशों के उत्पादनों और बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है। अनेक कंपनियां दूसरे देशों में आ रही हैं जहां उनकी उत्पादन लागत कम होती है। इसकी वजह से बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है और इसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। या आप अच्छे से याद रखेंगे कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, इंटरकनेक्ट होना विभिन्न देशों का, और जो उनका एकीकरण की प्रक्रिया है, बाज़ारों के एकीकरण की प्रक्रिया है, इसको ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। और जितनी भी एमएनसीज हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि विदेशी निवेश किसके ज़रिए होता है? विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी देश में निवेश करती हैं, विदेशी निवेश होता है और वस्तुओं और सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन होता है, और साथ ही वो कंपनियां नई टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी भी उस देश में लेकर आती हैं जहां वो निवेश कर रही हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है, भारत में श्रम सस्ता है, भूमि भी उनको सस्ती मिल जाती है। तो जितनी भी एमएनसीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके लिए भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहां पर उत्पादन करना सस्ता होता है उनके लिए। तो वो भारत में आकर, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर अपने उद्योग स्थापित करती हैं और साथ ही अपने देश की नई टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी भी वो हमारे देश में लाती हैं। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक पहले की तुलना में एक दूसरे के निकट संपर्क में आ रहे हैं, और इसके अलावा देशों के बीच लोगों की आवाजाही भी हुई है। अब वैश्वीकरण होने से क्या हुआ है? एमएनसीज जो हैं वो आ रही हैं यहाँ पर, साथ में नई प्रौद्योगिकी ला रही हैं, साथ ही में लोगों का आवाजाही भी देशों में बढ़ी है, जिसके कारण जो हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसका आदान प्रदान भी बढ़ा है।
अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया संभव हो पाई है या अधिक से अधिक वैश्वीकरण हो रहा है। उसमें सबसे पहले प्रौद्योगिकी, उदारीकरण की नीति और विश्व व्यापार संगठन। तो सबसे पहले प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वैश्वीकरण होने में। विश्व एक कब हुआ? जब एक दूसरे के साथ संचार बढ़ा, आपका कांटेक्ट बढ़ेगा। और ये कांटेक्ट कैसे बढ़ेगा? जब आपके परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी का विकास होगा। तो इन दोनों ही प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, आपकी परिवहन टेक्नोलॉजी और आपकी संचार टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा विकसित होगी उतने ही हमारे दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट बढ़ते हैं और इस प्रकार वैश्वीकरण संभव हो पाता है। तो प्रौद्योगिकी में परिवहन प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार, उसका फ़ायदा क्या हुआ? परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, परिवहन में तेजी से सुधार के कारण कम लागत में लंबी दूरी तक वस्तुओं की आपूर्ति करना संभव हो पाया है। जैसे आपके सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन है वो पानी के जहाज़ हैं, यानी जल साधन है। तो उनके द्वारा अनेक दूर दूर के देशों तक भी वस्तुओं का, कच्चे माल का आदान प्रदान और तैयार वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वो कम समय में करना संभव पाया है। इसकी वजह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है वो तेज़ी से हो रही है। दूसरी जो प्रौद्योगिकी है वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आपकी कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सूचना और संचार, जिससे हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इसमें सुधार से भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संचार के साधन कौन से होते हैं? आपका सूचना और संचार के साधन है आपका टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर। और आज के टाइम में तो आप इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल कितना ज़्यादा देख रहे हैं। पूरा विश्व एक किसकी वजह से हुआ है? वे इंटरनेट और कंप्यूटर की वजह से। दूर दूर स्थान पर बैठे लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं स्टडीज़ का भी जो है एक यही माध्यम रह गया है कोरोना में कि आप दूर बैठकर भी एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो जब एक दूसरे के संपर्क में हैं तो एकीकरण होता है, हम इकट्ठे जुड़े हुए हैं। तो विश्व का एकीकरण करने में भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने एक अहम भूमिका निभाई है। इंटरनेट, कंप्यूटर के ज़रिए दूर दूर स्थानों पर विश्व के कोने कोने तक जो है हम अपना उत्पादन को फैलाने में संभव हुए हैं। तीसरा है दूर संचार सुविधाएं, जैसे टेलीग्राफ, मोबाइल और फैक्स, टेलीफोन। इन सभी का उपयोग जो है देश के कोने कोने में लोगों के संपर्क में आने में और दूर दराज के क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित करने में भी इन सभी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रौद्योगिकी जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण वैश्वीकरण संभव हो पाया है। दूसरा हमारा जो है वो है विदेश व्यापार और निवेश नीति का उदारीकरण। उदारीकरण मतलब किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात पे रोक टोक ना होना उदारीकरण की नीति कहलाता है। उदारीकरण मतलब जब किसी देश से हम आयात करते हैं या निर्यात करते हैं तो वहाँ पर जो कर लगाए जाते हैं वो कर जो हैं कम से कम लगाए जाएं और मुक्त व्यापार किया जाए। मुक्त व्यापार यानी ओपन मार्केट हो, कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार कर सके, यही नीति जो है वो उदारीकरण की नीति कहलाती है। तो सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी किसी भी देश की सरकार अपने देश में आयात यानी इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाती है। तो सरकार ये निर्धारित करती है कि कितने प्रतिबंध लगाए जाएं, प्रतिबंध किस रूप में लगाए जाते हैं? करों के रूप में। टैक्स ज़्यादा लगा दिए जाते हैं तो कोई भी देश अगर उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो उसकी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और फिर उसे इतना फ़ायदा नहीं होता। तो सरकार द्वारा जो है प्रतिबंधों को हटाना, किस पर प्रतिबंध हटाना? आयात और वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। आयात पर कर,
आयात पर कर जो है वो व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात यानी इंपोर्ट करना, जब कोई देश हमारे देश में कोई सामान हम किसी दूसरे देश से लेके आते हैं तो उस पर कोई भी कर लगाया जाता है तो वो व्यापार अवरोध करना मतलब रुकावट डालना। तो उदारीकरण का अपोजिट है व्यापार अवरोधक। कर लगाना व्यापार अवरोधक का एक रूप है। विदेशी व्यापार में वृद्धि या कमी करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने विदेशी व्यापार में कमी करनी है, हम नहीं चाहते दूसरे देशों से व्यापार करना, तो हम क्या करेंगे, हम कर ज़्यादा लगा देंगे उस पर। जैसे अभी पीछे अमेरिका ने भी क्या किया था कि कुछ सेवाओं और वस्तुओं के अगर उस देश में हम लोग वो आयात कर रहे हैं हमसे, हम उनको निर्यात कर रहे हैं, तो उसने करों की मात्रा बढ़ा दी। तो ये व्यापार अवरोध का ही एक उदाहरण है। तो अगर हमें व्यापार में वृद्धि करनी है, हमें व्यापार बढ़ाना है, तो हम व्यापार अवरोध कम कर देते हैं, यानी कर कम कर देते हैं। और यदि हमें व्यापार बढ़ाना है, वृद्धि करनी है, तो हम व्यापार अवरोधों को कम कर देते हैं। व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकते हैं और यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का माल और कितना प्रत्येक देश में आना चाहिए। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते हमारे देश में आते हैं, तो हम उन पर व्यापार अवरोध लगा देते हैं करों के माध्यम से। तो क्या हमारे देश में आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, किस व्यापार में वृद्धि करनी है, किस में कमी करनी है, ये सभी निर्णय जो है वो सरकार लेती है। सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा भी लगा सकती है जिन्हें आयात किया जाता है। सीमा लगाना कि इतनी ही सीमा, इतनी ही इसकी एक लिमिट है जो हम इन वस्तुओं को आयात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, इसे हम कोटा कहते हैं। भारत सरकार ने, जब हम स्वतंत्र हुए, भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारत के जो घरेलू उद्योग थे वो इतने विकसित नहीं थे और वो उनमें तैयार वस्तुएं इस स्थिति में नहीं थी कि विदेश से आने वाली वस्तुओं के साथ वो कंपटीशन कर सकें और बाज़ार में टिक सकें। तो भारतीय उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत ने स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के बाद जो है, देश के भीतर विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए व्यापार अवरोध लगाए। किस रूप में? कर के रूप में। तो भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादकों को, कौन से उत्पादक, हमारे घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए थे। पर ये व्यापार अवरोध बाद में हटा लिए गए। ये कब हटाए गए? 1991 में सरकार ने निर्णय लिया कि अब जो है वो भारतीय उत्पादक जो हैं वो हम दुनिया भर के उत्पादकों से कंपटीशन करने के लायक हो गए हैं। तो भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई 1991 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई, किस वर्ष में अपनाई? तो 1991 में अपनाई। और वो नई आर्थिक नीति क्या थी? उदारीकरण की नीति थी। उसमें व्यापार अवरोधकों को हटा लिया गया। 1991 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती थी, यानी उन्हें परमिशन दे दी गई मुक्त व्यापार करने की, उदारीकरण की नीति अपनाते हुए। व्यवसायों को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति थी कि वो क्या आयात करते हैं और क्या निर्यात करना चाहते हैं। तो भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? 1991 में। इसके बाद वैश्वीकरण में एक महत्वपूर्ण संगठन है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है विश्व व्यापार संगठन। विश्व यानी वर्ल्ड, व्यापार यानी ट्रेड, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी MNC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, आपकी WTO की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो WTO का मतलब है विश्व व्यापार संगठन। अब विश्व व्यापार संगठन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना यानी ओपन बनाना, मुक्त व्यापार के लिए खोलना, कि विश्व के सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करें।
विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो। हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा जाता है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधकों को गलत तरीके से बरकरार रखा है। विकसित देश जैसे अमेरिका, रशिया, ये सभी देश कई बार नियमों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब पर चेक कौन रखता है? विश्व व्यापार संगठन रखता है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया? देशों के निकट आने यानी एकीकरण के मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, प्रौद्योगिकी में सुधार। कौन सी प्रौद्योगिकी? परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण अब कम लागत में लंबी लंबी दूरी तक वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जा सकता है, जिससे कि देश जो हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। संपर्क में आने के लिए दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले भी बताया था कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सुधार के द्वारा विश्व के कोने कोने तक संपर्क करना अब आसान हो गया है। तीसरा, और किस प्रकार जो है अधिकांश देश एक दूसरे के साथ कैसे संभव हुआ आने के लिए? उदारीकरण की नीति अपनाकर, मुक्त व्यापार अपनाकर जो देश हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर व्यापार अवरोधकों के घटाने से बाजारों का एकीकरण हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोधक लगाए थे। 1991 के आसपास इन अवरोधकों को हटाने का फैसला क्यों लिया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बेटा भारतीय उद्योग विकसित नहीं थे और ना ही उनमें जो तैयार माल था वो विदेशी वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाता। तो इस कारण भारतीय उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सरकार का एक महत्वपूर्ण काम है कि अपने देश के उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करे ताकि वो फल फूल सके। तो भारतीय उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाए थे। परंतु 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई और उस आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण की नीति अपनाते हुए भारत सरकार ने वो सभी अवरोध हटा लिए। वो क्यों हटाने का फैसला किया? क्योंकि तब उन्हें लगा कि अब भारत के उद्योग जो हैं वो विकसित हो गए हैं और वो विदेशी कंपनियों में बनी हुई वस्तुओं या विदेशी कंपनियों के साथ जो है वो प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि भारतीय ग्राहकों को इस नीति परिवर्तन से होने वाले 2 लाभ लिखिए। आर्थिक नीति में परिवर्तन से ग्राहकों को क्या लाभ हुआ है? ग्राहकों को क्या लाभ हुआ कि सबसे पहला लाभ ग्राहकों को हुआ कि उन्हें वस्तुओं के चयन में अधिक विकल्प मिल गए, अधिक चॉइसेस मिल गई। अगर हम देखें भारत में ही बनी वस्तुओं में देखें तो हमारे पास, जैसे हम मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में हमारे पास बहुत कम विकल्प हैं, चॉइसेस कम है। लेकिन जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ गई, जैसे एप्पल, सैमसंग, वीवो, रेडमी, ये सभी कंपनियां जो हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये भारत की कंपनियां नहीं हैं। तो अब ग्राहकों के पास क्या है? चूज़ करने की चॉइसेस ज़्यादा हो गई, यानी चयन करने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हो गए। ये सबसे बड़ा लाभ जो है ये ग्राहकों को हुआ। दूसरा लाभ क्या हुआ कि जब मार्केट में ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध होती हैं तो प्रतिस्पर्धा के कारण, कंपटीशन के कारण जो है वो उनकी हर कंपनी उनकी क्वालिटी को सुधारने में लगी रहती है, उनकी गुणवत्ता सुधारने में लगी रहती है। इसी और कीमत जो है वो कम हो जाती है, कंपटीशन, ताकि हमारा माल ज़्यादा बिके। अभी हमने मोबाइल का एग्जांपल दिया था तो उसी में आप देखेंगे कि आजकल कम से कम प्राइस में जो है अच्छे से अच्छे स्मार्टफोन देने के लिए कंपनियों में होड़ लगी हुई है। तो इसका लाभ किसे होता है? इसका लाभ होता है ग्राहकों को। ग्राहकों को जो है अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत में उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये 2 लाभ हैं जो ग्राहकों को हुए इस नीति परिवर्तन के कारण। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वृंदा एक आयातित
आयातित यानी जो इम्पोर्ट हुआ है, दूसरे देश से आया है, टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है, खिलौने वाली ट्रेन, जिसकी कीमत 300 रुपये है। बिल्कुल वैसी ही समान गुणों वाली एक अच्छी गुणवत्ता की टॉय ट्रेन भारत में भी 350 रुपये में उपलब्ध है। भारत सरकार आयातित खिलौनों पर 60% कर लगा देती है। आशातीत रूप से वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों? और आपको क्या लगता है उसके इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को क्या मदद मिलेगी? आजकल बड़ा चल रहा है मेड इन इंडिया खरीदिए वस्तुएं। मेड इन इंडिया खरीदने पर क्यों बल दिया जा रहा है? ताकि भारत के उत्पादकों को उसका फ़ायदा हो। अगर हम बाहर की बनी हुई चीज़ें खरीदते हैं तो वो फ़ायदा किसको होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होता है, MNCs को होता है। अब इस एग्जाम्पल में उन्होंने बाहर की एक चीज़ है वो है 300 रुपये की, उस पर लगा 60% टैक्स। तो 60% किसका? 300 रुपये का हम निकालेंगे तो ये आया हमारा 180 रुपये। अब 180 रुपये उस पर टैक्स लग गया, कीमत थी 300 रुपये, उसमें 180 जोड़ो तो कुल कीमत हो गई हमारी 480 रुपये। यानी जो आयातित टॉय ट्रेन है उसकी कीमत है 480 रुपये और जो भारत में बनी टॉय ट्रेन है उसकी कीमत है 350 रुपये। तो अब कौन सी खिलौना खरीदेगी? निश्चित रूप से जिसकी कीमत कम है वही खिलौना खरीदेगी। तो अब वृंदा जो है वो भारत में बना खिलौना खरीदेगी क्योंकि उसकी कीमत कम है और आयातित खिलौने की कीमत कर लगने के कारण बढ़ गई है। अब ये कर क्या है? ये व्यापार अवरोधक हैं। इनको हम व्यापार अवरोधक का ही एक उदाहरण मानते हैं। अब इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को क्या मदद मिलेगी? भारतीय खिलौना निर्माताओं की वस्तुएं जो हैं वो अधिक बिक्री होगी उनको और उनको फ़ायदा होगा, उनके वस्तुओं की बिक्री जो है वो बढ़ जाएगी। ये खिलौना निर्माताओं को मदद मिली और उन्हें जो है विदेशी वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा में उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर में अपने छोटे से गांव में लौटता है। वह पाता है कि आदिवासियों द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियों की शहरों में भारी मांग है। वह ICT यानी I से इंफॉर्मेशन, C से कम्युनिकेशन, T से टेक्नोलॉजी, ICT यानी I फॉर इंफॉर्मेशन सूचना, C फॉर कम्युनिकेशन यानी संचार, T फॉर टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। इसका उपयोग करके टोकरियों का एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथियों के लिए कैसे शुरू कर सकता है? हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा विश्व के कोने कोने तक संपर्क करना आसान हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जहां आदिवासी पिछड़े इलाकों में टोकरियां बना रहे हैं और उनकी मांग शहरों में बहुत अधिक है, तो ऐसे में वह क्या करेगा? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन के द्वारा उन टोकरियों के चित्र वो कंपनीज़ के पास भेजेगा और वहाँ से जब उसे ऑर्डर मिल जाएंगे तो वो आदिवासियों से उन्हें पूरा कराकर और परिवहन के द्वारा उन्हें वहाँ तक उनकी सप्लाई कर देगा, उन्हें पहुँचाएगा। तो टोकरियों का एक अच्छा व्यवसाय जो है वह शुरू कर सकता है सिर्फ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ओके बेटा, होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।